तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। गुलाबचंद कटारिया को बनाया गया असम का राज्यपाल। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। 13 राज्यों में ये नियुक्ति हुई है, जहां गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13 राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की गई है और गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल घोषित किया गया है। नियुक्ति की गई है, 13 राज्यों में ये नियुक्ति हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये जो नियुक्ति है ये 13 अलग अलग राज्यों में हुई है, जहां 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13 अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। तो देखिए, इसी तरह से लगातार जो है राज्यपालों के नामों भी लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पहला नाम आपको बताया है गुलाबचंद कटारिया, जो कि असम के राज्यपाल घोषित किए गए हैं। और साथ ही में रमेश को महाराष्ट्र का राज्यपाल घोषित किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। और ये 13 राज्य हैं जिनमें राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और बड़ी खबर यह है कि गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही में रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल घोषित किए गए हैं। और इसी तरह से अलग अलग 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां 13 अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। और जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें गुलाबचंद कटारिया है, जिनको कि असम का राज्यपाल घोषित किया गया है, नियुक्ति किया गया है। तो वहीं देखिए, साथ ही में हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर भी राज्यपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और रमेश बैस को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, 13 अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से वो बड़े नाम है अभी जो सामने आए हैं? देखिए, जिस तरह से राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, और क्योंकि ये वक्त बहुत अहम है राजनीतिक तौर पर भी, और ये देखा गया है कि जो विचारधारा आधारित है, या कह सकते हैं कि जो मात्र संगठन के विचारों से प्रभावित रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है, उन चेहरों को मोटे तौर पर प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि गवर्नर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व का पद होता है, तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम जो परिस्थितियों के मद्देनजर राजनीतिक तौर पर चुनावी राज्य भी हैं कई जगहों पर, तो ये जो तमाम घटनाक्रम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हमने जैसा कहा, गुलाबचंद कटारिया को लेकर पहले से ही संकेत थे, और अब ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर से साफ स्थिति हो गई है कि अब गुलाबचंद कटारिया राजस्थान की राजनीति से अलविदा हो जाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान में विधानसभा में नया मिलेगा। तो अपने आप में, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को लेकर पहले से ही ज्ञात थे, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत भी दिए, कई बार दिए, कि गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बनाया जा सकता है, उम्र के लिहाज से भी और उदयपुर की पूरी पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। अब मेवाड़ की पूरी राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। असम का उन्हें राज्यपाल बनाया गया है, राज्यपाल बनने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष के पद पे अब गुलाबचंद कटारिया की औपचारिक विदाई हो जाएगी। गुलाबचंद कटारिया वो माइल स्टोन व्यक्तित्व है राजस्थान की राजनीति के, जिन्होंने कभी चुनाव के अंदर शिकस्त नहीं खाई। लगातार वो कहा जा सकता है मेवाड़ की राजनीतिक शिखर पुरुष अगर भारतीय जनता पार्टी के रहे तो गुलाबचंद कटारिया रहे। संघ के वयोवृद्ध नेता, संघ के विराट का व्यक्तित्व कहे जाने वाले सुंदर सिंह मंडारी ने उंगली पकड़कर
गुलाब चंद कटारिया को राजनीतिक प्रवेश दिलवाया था और उसके बाद उदयपुर की राजनीति में बहुत ही मेहनत की। ऐसा कहा जाता है कि साइकिल से गुलाब चंद कटारिया संघ का प्रचार प्रसार करते थे, संघ की विचारधारा को फैलाते थे। जनसंघ को खड़ा करने में गुलाब चंद कटारिया का योगदान रहा। उसके बाद फिर वो राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर है। वसुंधरा राजे सरकार में कई महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने संभाले। कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे और कई गृह मंत्री का पद उन्होंने संभाला। इसके बाद वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। अभी हाल ही में वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो अपने आप में एक विराट राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर और सीधी बात कहने वाले, सच्ची बात कहने वाले, मन में कोई बात वो रखते नहीं है, चाहे विधानसभा का प्लेटफॉर्म हो या कोई जनसभा का में हो, हमेशा उन्होंने अपनी बात की है। तो ये कहा जा सकता है कि अब राजस्थान की राजनीति से गुलाब चंद कटारिया का जो युग था, राजनीतिक युग था, अब वो अब समाप्त हुआ है और ये अपने आप में अब नए सिरे से वो एक संवैधानिक दायित्व को संभालेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी खबर यही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर अब कौन आता है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पद को संभालेंगी? क्या वो नेता प्रतिपक्ष के दायित्व को संभालेंगी? क्या राजेंद्र राठौड़ इस पद को संभालेंगे जो अभी उपनेता के प्रतिपक्ष के पद पर है? या फिर कोई अन्य चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो इस पद पर आता है? अभी तक जो प्रमुख तौर पर जो नाम है उनमें सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे का है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। लेकिन वो ना तो बीजेपी की प्रदेश में किसी बड़ी पद पर उनका कहा जा सकता प्रादुर्भाव नहीं हुआ है और चुनाव में जाने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है नेता प्रतिपक्ष का। तो क्या वसुंधरा राजे लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगी जैसे वो पहले भी रह चुकी है, या फिर राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता के पद पर है, क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा? तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बीजेपी के विधायक हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सतीश पूनिया रहेंगे और तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो चुनावी लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने पूरी तस्वीर को अगर हम राजनीतिक तौर पर समझे तो इस राजनीतिक तस्वीर के मायने यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मेवाड़ की राजनीति में अब नए चेहरे की आवश्यकता होगी। उस नए चेहरे की जो कर्मठ हो और गुलाब चंद कटारिया की विरासत को संभाल सके, क्योंकि उदयपुर के अंदर या पूरे मेवाड़ की धरती या वागड़ की धरती जहाँ बहुत ज्यादा काम गुलाब चंद कटारिया ने किया और अपने आप में ये कहा जा सकता है कि उस पूरी राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभाला जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधाओं ने मेवाड़ की धरती पर खड़ी की और बड़े रिजल्ट्स उस जमाने में उन्होंने दिए। सुंदर सिंह भंडारी से लेकर गुलाब चंद कटारिया का जो पूरा युग था, चाहे उससे पहले भानु प्रकाश शास्त्री जैसे बड़े नेता रहे हो, मेवाड़ की पूरी सियासत की धुरी अगर कोई कहा जा सकता है गुलाब चंद कटारिया रहे। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर मूल्यों के लिए, मर्यादा के लिए और कहा जा सकता है कि एक मोटे तौर पर इसे कहा जा सकता है एक विराट चेहरे के तौर पर उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में अपने दायित्वों को बखूबी संभाला, पूरी पार्टी को साथ लेकर चले। और जब जब सरकार को घेरने की बात आई तो गुलाब चंद कटारिया ने कोई कसर नहीं रखी। अभी हाल ही में पेपर लीक का जो प्रकरण हुआ, गुलाब चंद कटारिया का वक्तव्य अपने आप में बेहद कहा जा सकता है कि सारगर्भित के साथ ही भावुकता से भरा था। एक भावुक व्यक्ति के तौर पर भी गुलाब चंद कटारिया को हम जानते हैं, देखते हैं और पढ़ते रहे। और राजनीतिक पाठशाला में जो आज के विद्यार्थी जो विधायक बने हैं, जो सांसद बने हैं, जो पहली बार चुने गए हैं, उन्हें गुलाब चंद कटारिया से सीखने की जरूरत है, उन्हें गुलाब चंद कटारिया से मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। मुझे जब ध्यान आया और जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार थी, वसुंधरा राजे की दूसरी सरकार बनी, उनके कई मौकों पर वसुंधरा राजे के साथ मतभेद रहे, कई मौकों पर मतभेद रहे, लेकिन मनभेद कभी नहीं होने दिया। वसुंधरा राजे से मतभेदों के बावजूद वो अपनी बात कहते थे, चाहे वो कैबिनेट मंत्री के नाते जब वो कैबिनेट की बैठकों में जाते थे तब वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते थे, नाराजगी भी दिखाते थे कई मसलों पर, लेकिन जब संकट काल होता था तब वो अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए नजर आते थे। हाल ही में विधानसभा में उन्होंने
वसुंधरा राजे के कार्यकाल में किए गए कामों की सराहना की। तो ऐसे में जब पार्टी के फ्लोर पर एकता की बात आती है तब वो हमेशा साथ रहते हैं और बहुत नए चेहरों के साथ उन्होंने काम किया। सतीश पूनिया उनसे बहुत जूनियर है, वो अध्यक्ष बने तो गुलाब चंद कटारिया ने अध्यक्ष का हमेशा सम्मान रखा। और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो नेतृत्व है उसके बारे में उनकी टिप्पणियां जो थी वो हमेशा से यही रखती थी कि इनसे आगे सीखने की जरूरत है। और आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में अपनी बात कहते हैं, कोई उन्हें बात पूछनी होती है, कोई समझनी होती है, किसी विषय को लेकर उन्हें ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो वो गुलाब चंद कटारिया उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। गुलाब चंद कटारिया का जो ऑफिस स्टाफ है उनको वो जरूरत से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराने का काम करता है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल सदन में पुरजोर तरीके से कांग्रेस को घेर सके। तो एक जो लाइन खींची है गुलाब चंद कटारिया ने अपनी राजनीति की, जो उनकी राजनीति ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, यूँ कह सकते हैं वो राजनीति से परे राजस्थान की विधानसभा में बिल्कुल योगेश जी, यानी कि देखिए समझा जा सकता है कि राजस्थान के राजनीति में भी गुलाब चंद कटारिया का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। योगेश जी आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल घोषित किया जा चुका है असम का। तो देखिए देखा जा सकता है कि बेहद एक महत्वपूर्ण पद उनको मिला है, पर यह भी हम नहीं भूल सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में काफी अहम योगदान उनका रहा है, काफी अहम पद उनका रहा है। क्या लगता है अब राजस्थान की राजनीति में जब वो यहां से चले जाएंगे कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है? कौन से वो नए चेहरे हो सकते हैं जो कि उनकी जगह लेंगे? देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बनाए गए हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज में जब ये खबर कई बार चलाई थी तो उस वक्त लोगों को लगा था कि इस खबर की क्या संभावना है, क्योंकि उस वक्त गुलाब चंद कटारिया को काफी पहले संकेत केंद्रीय नेतृत्व से दिए जा चुके थे। भले ही गुलाब चंद कटारिया इनकार करते थे तो तय था कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण राज्य में भेजा जाएगा। और आसाम और बंगाल ये बीजेपी के लिहाज से इतने महत्वपूर्ण राज्य है कि वहां पर ऐसे किसी व्यक्ति को भेजा जाना महत्वपूर्ण होता है जिन्हें संसदीय परंपराओं से लेकर कानून की गहन जानकारी हो। और गुलाब चंद कटारिया को संसदीय परंपराओं के लिहाज से कानून की बहुत अच्छी जानकारी है और इस उम्र में भी सुबह 5:30 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर 4 किलोमीटर चलना और उसके बाद अपने लोगों से नियमित तौर पर मिलना। और गुलाब चंद कटारिया एक ऐसे राज्यपाल साबित होंगे जिनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि जब से मैंने गुलाब चंद कटारिया साहब का घर देखा तब से उनके दरवाजे हमेशा खुले रहे। आज भी उनका लीडर ऑपोजिशन रहते हुए उनके आसपास कई मंत्रियों के भी बंगले हैं, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मैंने उनसे पूछा कि आपका दरवाजा खुला क्यों रहता है, तो उनका जवाब होता है कि मेरे घर पर आकर कोई भी कार्यकर्ता कभी भी बैठ सकता है, कार्यकर्ता मिल सकता है। उनका अंदाज जो है वो इस तरीके से है कि स्पष्टवादी इंसान है, साफ तौर पर कहते हैं, जो कहना होता है बेबाकी के साथ कहते हैं, कभी डरते नहीं। और एक बड़ी खूबी जो लीडर्स में होनी चाहिए वो गुलाब चंद कटारिया में एक इतनी बड़ी खूबी है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। यदि उनके कोई खबर ऐसी है जो उनके खिलाफ जा रही हो या उनकी नकारात्मक खबर हो, उनका कोई बयान हो, उन्होंने कोई बयान दे दिया हो, उसे अपने लिहाज से कोई देखकर कुछ चला रहा हो, वो खबर को लेकर कभी नाराजगी जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है आपने अपनी खबर चला दी, मैं अपनी बात कहूंगा। उन्होंने कभी भी किसी के साथ इस तरीके का भाव भी नहीं रखा कि ये खबर जो है, इस खबर को कल मैं अगर सदन में कुछ बोला, मेरी खबर को इतना अच्छे से नहीं चलाया, ऐसा कुछ नहीं। इनके सामने हर व्यक्ति समान सा नजर आता है। भाजपा कार्यकर्ता कभी भी मिलने आ सकता है इनसे। और गुलाब कटारिया के पिछले दिनों वसुंधरा राजे से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, हालांकि बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते रहे, लेकिन कई चर्चाएं इनके बाद रहेगी कि आखिरकार इस पद पर कौन आएगा, जो आप कहना चाह रहे थे। इस पद पर यहाँ पर दो ही लीडर नजर आते हैं। पहला नाम है वसुंधरा राजे का, इसमें कोई संशय नहीं है, जो कि पहले भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, मुख्यमंत्री वो रही ही हैं, सारे लोग जानते हैं। दूसरा एक प्रखर राजनीतिज्ञ है राजेंद्र राठौड़, जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं,
उनकी भी अपने लिहाज से खूबी है, संसदीय परंपराओं की उन्हें गहन जानकारी है। तो ये इन दो नामों में से एक नाम पर पार्टी मुहर लगवाएगी। हालांकि विधायक दल तय करेगा कि किसे लीडर ऑफ पोजीशन बनाया जाना है, लेकिन यहाँ पर अब सीधे तौर पर गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद इंतजार रहेगा कि इन दोनों में से किसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अब चुनाव के लिहाज से फैसला तो करेगी, क्योंकि अब बजट सत्र चल रहा है, लीडर ऑपोजिशन तो तुरंत ही बनना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि गुलाबचंद कटारिया ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उस दौर में शुरुआत की थी जिस दौर में साइकिल के जरिए, एक मोटरसाइकिल के जरिए वो पूरे मेवाड़ क्षेत्र में घूमा करते थे। और मेवाड़ क्षेत्र में घूमते वक्त उन्हें शायद ही मालूम था कि एक दिन वो इस पद पर पहुंचेंगे। जब उनसे हम बातचीत करते हैं तो यही कहते नजर आते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मैं एक शिक्षक के तौर पर था, मैंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद एक बार मुझे लगा कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उसके बाद धीरे धीरे मुझे मुकाम मिलता चला गया। वो गृह मंत्री रहे, गृह मंत्री रहते हुए भी वो एक ऐसे गृह मंत्री थे जो सचिवालय में जब मौजूद होते थे तो सचिवालय के दौरान उनसे कोई भी बिल्कुल ऐश्वर्य, समझा जा सकता है आपकी बातों से भी, काफी सरल स्वभाव के है गुलाबचंद कटारिया। ऐश्वर्य जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेंद्र जी देखिए, एक बड़ी घोषणा हो चुकी है जहां राज्यपाल घोषित किया जा चुका है गुलाबचंद कटारिया को असम का। किस तरह से देखते हैं आप? पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए आपकी बातों से पता चला कि बेहद सरल स्वभाव के हैं गुलाबचंद कटारिया, और यही देखिए एक वजह है जहां गुलाबचंद कटारिया सभी का दिल जीत लेते हैं। तो देखिए अभी हम प्रमुख बिंदुओं में ऐश्वर्य बात कर रहे थे कि कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो कि अब राजस्थान की राजनीति में गुलाबचंद कटारिया की जगह ले सकते हैं। देखिए, गुलाबचंद कटारिया की जगह लेने के लिहाज से उनकी जगह यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बात कहूंगा कि उनकी जगह शायद कोई नहीं ले पाता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का स्थान जो है, जिस स्थान को वो संभाल रहे थे, उस स्थान को कौन लीडर लेगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब राजस्थान की सक्रिय राजनीति से वो निकल गए हैं, अब वो संवैधानिक पद पर जाएंगे। तो यहाँ पर दो बड़े सवाल होंगे आयुषी। पहला सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष। जी ऐश्वर्य, बिल्कुल आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे तो हमारे साथ देखिए राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी देखिए, अब बड़ी घोषणा हो चुकी है जहां पर गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल घोषित किया जा चुका है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहेंगे। गुलाबचंद जी कटारिया का बेदाग राजनीतिक जीवन, स्वस्थ राजनीतिक जीवन, प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने पूरी अपने राजनीतिक की, वो हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श व्यक्तित्व थे। आज विभिन्न पदों पर रहते हुए भी उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगना, ये शुद्धता की राजनीति के वाहक थे। उनका संवैधानिक पद पर जाना उसके लिए तो बधाई, परंतु राजस्थान की राजनीति से एक इस प्रकार का बेबाक बात कहने वाले व्यक्ति का चले जाना, राजनीति से अलग होकर राजस्थान से बाहर, ये कमी हमें जरूर खलेगी। विधानसभा में उनकी वो बातें, वो तर्क, वो भी उसकी भी कमी खलेगी। और मैं समझता हूं कि गुलाबचंद जी कटारिया जैसे व्यक्तित्व राजस्थान की राजनीति में सुंदर सिंह भंडारी के बाद बिरले ही पैदा हुए हैं, जिनका एक अपना पूरा पारी खेलने के बाद भी एक आम जन के अंदर एक विश्वसनीयता के साथ उन्होंने उनका एक नाम था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक स्कूली अध्यापक के रूप में प्रारंभ करके और जिन्होंने मोटरसाइकिल पर लंबी यात्राएं करके इस पार्टी की विचारधारा को जिंदा रखा। ऐसे विचारधारा के वाहक गुलाब जी कटारिया को बहुत बधाई। जी, और राजेंद्र जी देखिए, क्योंकि अब असम के राज्यपाल उनको घोषित किया जा चुका है, तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं अब तेज हो चुकी है कि उनका पद कौन संभालेगा। देखिए, ये पार्टी के आलाकमान को तय करना है। हमारे यहाँ पदों के बारे में लॉबिंग नहीं होती, ना बात होती, जिनको करना है वो करेंगे। जी, और राजेंद्र जी आपकी देखिए सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या लगता है राजनीतिक जो गलियारे हैं, राजस्थान की राजनीति है, उसके अंदर कोई फेरबदल महसूस की जा सकती है? क्योंकि बड़ी घोषणा देखिए अभी हो चुकी है। गुलाबचंद कटारिया ने हमेशा अपनी बेबाक बातें रखी है, अपने व्यवहार से हमेशा सबका दिल जीता है। देखिए, इसके बारे में कभी भी कोई भी बात भविष्यवक्ता के तौर पर मेरे जैसे कार्यकर्ता नहीं कह पाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसका निर्णय करने वाले जो निर्णायक दल के
में सीट्स लोग हैं वही करेंगे। पर राजस्थान की राजनीति में गुलाब जी की कमी जरूर खलेगी, पर हम सिद्धांत और विचार से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई पदों से फर्क नहीं पड़ता। कर्तव्य में पद एक दायित्व हो सकता है, पर पद के कारण से कोई हमारे राजनीतिक कार्य में कोई फर्क पड़े, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। जी राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चोमू विधायक रामलाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, देखिए बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है, राज्यपाल घोषित किया जा चुका है गुलाब चंद कटारिया को, आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया संघ के अनुशासित स्वयंसेवक हैं। संघ की योजना से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, लंबे उसका राजनीतिक जीवन रहा है और एक बेदाग राजनीतिक जीवन के रूप में उन्होंने काम किया है। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा पाया। तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनका राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक बेदाग चरित्र रहा हो, और ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को आसाम का गवर्नर बनाया जाना निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि गुलाब चंद कटारिया ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है, मूल्यों की राजनीति की है और विचार के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध हो रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उनको आसाम के गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। हम सब उनको आगामी जीवन के लिए बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता तो बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। विधानसभा के अंदर भी लंबे समय तक उनका राजनीतिक अनुभव का लाभ हम सीखने का प्रयास करते हैं। हर विषय के ऊपर अपनी बात से वो तर्कसंगत रूप से वो विधानसभा के अंदर कहते हैं। और हम नए विधायक हैं, हम भी इतना मेहनत और परिश्रम नहीं करते। हर सवाल के ऊपर भी और हर विधानसभा की कार्रवाई के अंदर भी वो हमेशा भाग लेते हैं। हमारे को भी वो नसीहत ये कहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे राजस्थान के अंदर पहचान देता है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आप अधिक से अधिक करें और इस विधानसभा डिबेट के अंदर आप लोग भाग लें। ये हमेशा उनकी एक नसीहत हमारे जैसे नए विधायकों को रहती है। जी रामलाल जी, देखा है कि हमेशा से गुलाब चंद कटारिया हर मुद्दे को उठाते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। राजस्थान की राजनीति में बड़ा अच्छा नाम है गुलाब चंद कटारिया का, हर मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाता है। क्या लगता है वो कौन सा नाम आप सोचते हैं कि अब गुलाब चंद कटारिया के पद को संभाल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर एक संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड ही तमाम दायित्वों के निर्वहन का तय करते हैं और जो संसदीय बोर्ड तय करेगा, जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे, वही अक्सर से सभी कार्यकर्ता उसका अनुसरण करेंगे, सभी विधायक वो बात मानेंगे। इसलिए ये विषय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, पार्टी के संसदीय बोर्ड का है, वो जो तय करें। और सब कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है, कार्यकर्ता हैं, जो उनको तय करें। अब बिल्कुल रामलाल जी, देखिए वक्त बताएगा कि अब कौन वो नया चेहरा होने वाला है। एक बार गुलाब चंद कटारिया के राजनीतिक सफर की एक बार बात कर लेते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए व्यक्ति के ऊपर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जी, एक बेदाग छवि के व्यक्ति गुलाब चंद जी कटारिया रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही वैचारिक रूप से आलोचना करता हो और कितना ही वैचारिक रूप से वो प्रतिद्वंदी हो, लेकिन कोई भी इस तरीके के आरोप गुलाब चंद कटारिया के दामन के ऊपर नहीं लगा पाया, क्योंकि सब ये जानते हैं कि एक ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व, कठोर परिश्रम और कठोर को अनुशासन को मानने वाला व्यक्ति है और वो कभी भी इन चीजों से समझौता कभी नहीं करते। जी रामलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार आप खबरों के दौरान भी समझ सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया का राजस्थान के राजनीति में कितना मुख्य रूप से योगदान था, क्योंकि हर मुद्दे को, हर बात को बेबाक तरीके से वो रखते हैं। तो ही देखिए कि नई जिम्मेदारी अब गुलाब चंद कटारिया को मिल चुकी है, गवर्नर उनको बनाया जा चुका है, राज्यपाल असम का घोषित किया जा चुका है गुलाब चंद कटारिया को। और देखिए, राजस्थान के तमाम नेता हैं जो उनको बधाइयां दे रहे हैं। देखिए, लगातार आप
समझ सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हो सकते हैं। तो वहीं ये बड़ी घोषणा अभी समय की जा चुकी है कि गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल घोषित किया जा चुका है असम का। और देखिए, तमाम नेताओं से हमने बातचीत की और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, एक बार देखिए, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया की बातें हमने सुन ली, बेबाक बातों के लिए अपने जाने जाते हैं, हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ में सबके सामने रखते हैं। एक बार उनके राजनीतिक सफर की बात कर लेते हैं ऐश्वर्य। देखिए, उनका जो राजनीतिक सफर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि उन्होंने जीरो से शुरू किया और जीरो से शुरू करने के साथ वो जीरो से राजनीति के हीरो तक बने हैं। यानी कि वो एक ऐसा चेहरा जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, वो नेता प्रतिपक्ष की जगह रहे, वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे, वो राजस्थान के गृह मंत्री रहे, वो अब राज्यपाल बनने जा रहे हैं। उनके लिए कहा जाता था कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी बहुत उपयुक्त है। हालांकि मुख्यमंत्री पद एक होता है, किसी एक को बनना होता है, वो बन नहीं पाए। उनके लिए कहा जाता है कि गुलाब चंद कटारिया बेबाकी से बोलते हैं। अच्छा, यदि बयानों में कोई गलत भी कोई शब्द बोल दिया तो माफी मांगने से भी नहीं चूकते, बड़प्पन दिखाते हैं। संसदीय परंपराओं की इतनी गहन जानकारी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसिप्लिन की मैं यहाँ पर बात करूंगा। जब विधानसभा चलती है तो अपने विधायकों को तल्खी के साथ कहते हैं कि भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुम सदन में बैठो, सदन में बैठना पड़ेगा। और इस उम्र में भी आप देखिए, इस उम्र में भी कई घंटों तक सदन में बैठे रहना ये अपने आप में बड़ी बात है। और पिछले दिनों उनसे जब कानाफूसी और मजाक का दौर चलता था तो एक बार उनके पैरों में दर्द हुआ था। अभी पिछले दिनों वो 4 किलोमीटर रोजाना चक्कर लगाते हैं एक वॉकिंग करते हुए। तो किसी नेता ने मजाक भी की कि भाई साहब इस उम्र में भी, तो उनके साथ वाले लोग बोले कि इस उम्र में उनकी जो चलने की कैपेसिटी है वो किसी युवा से कम नहीं है। उसके अलावा वो रात्रि को सोने से पहले नियमित तौर पर अपनी बुक्स का अध्ययन करते हैं। 1 घंटे जरूर वो दिन में विश्राम करने का उनका जब उनको समय मिलता है तो करते हैं। लेकिन उनके जो दौरे हैं वो इतने लंबे होते हैं कि कभी उदयपुर से जयपुर, जयपुर से कभी पाली, पाली से कभी मारवाड़, मेवाड़ तक उनके लगातार दौरे चलते रहते हैं। अक्सर वो प्रवासों पर रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस उम्र के बाद भी उन्होंने अपनी सक्रियता है उसे बरकरार रखा। वरना एक उम्र होते ही व्यक्ति को लगने लगता है कि हाँ अब मुझे राजनीति से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए या एनर्जी नहीं रहती है। ऊर्जावान वो लगातार रहे हैं अपनी ऊर्जा के लिए। उनकी ईमानदारी के भी चर्चे होते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, समझा जा सकता है अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं और